दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से काम किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल में पैनल्स का मेंटेनेंस क्या होता है और मेंटेनेंस करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप जो पैनल देख रहे हैं, इस पैनल को पावर कंट्रोल सेंटर यानी पीसीसी कहा जाता है। इस तरह के पैनल आपको इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही जो गवर्नमेंट्स के सब स्टेशन होते हैं या फिर ग्रिड सब स्टेशन होते हैं, उसमें इस तरह के पैनल आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं पैनल्स के द्वारा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इलेक्ट्रिकल में किसी भी इक्विपमेंट पर काम करते वक्त या फिर किसी भी पैनल्स में काम करते वक्त सेफ्टी का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जिस भी पैनल का हमें मेंटेनेंस करना है तो हमें पता होना चाहिए कि उस पैनल्स में कहाँ कहाँ से सप्लाई आ रही है। तो उस पैनल का सिंगल लाइन डायग्राम हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल का सिंगल लाइन डायग्राम आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पैनल है उसके अंदर दो जगह से सप्लाई आ रही है, तो हम इन दोनों जगह की सप्लाई को बंद कर लेंगे। पावर सप्लाई तो बंद कर ली हमने, लेकिन उसके बाद हमें कंट्रोल सप्लाई भी बंद करनी होती है। जैसा कि कोई भी जो पैनल होता है उसमें एडिशनल सप्लाई आती है। एडिशनल सप्लाई जो पैनल के अंदर कॉन्टेक्टर्स लगे होते हैं, जो रिले लगी होती है, उनके लिए एडिशनल सप्लाई ली जाती है और वह एलटी सप्लाई होती है। तो उन एलटी सप्लाई को भी हमें आइसोलेट करना होगा, उन्हें भी बंद करना होगा। तो यहाँ पर हमने पावर सप्लाई और कंट्रोल सप्लाई दोनों को बंद कर लिया है। अब यदि हमने सारी पावर सप्लाई बंद कर दी है तो इस पैनल के ऊपर जितने भी इंडिकेशन हैं वो इंडिकेशन चले जाने चाहिए। यदि अभी भी कोई इंडिकेशन जल रहा है तो हमें उस इंडिकेशन का पता लगाना चाहिए कि कहाँ से उसमें सप्लाई आ रही है और हमें कौन सी सप्लाई बंद करनी है। उसके बाद ही हमें इलेक्ट्रिकल पैनल खोलने चाहिए और खोलने के बाद मेंटेनेंस करना चाहिए। अब यहाँ पर जितने भी आपको एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर दिख रहे हैं, इन एयर सर्किट ब्रेकर को हम आइसोलेट कर लेंगे, इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इनका भी हमें मेंटेनेंस करना है। अब इसके बाद पैनल के पीछे की तरफ लगे हुए डोर्स को हम खोल लेंगे। पैनल के पीछे की तरफ से केबल्स की इनकमिंग और आउटगोइंग रहती है, तो उन ढक्कन को भी हम खोल लेंगे। सबसे पहले हम इनकमर वाले ढक्कन को खोलेंगे। इसके बाद हमें फिर से सप्लाई चेक करना चाहिए। सप्लाई चेक करने के लिए हम नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्टर का यूज करेंगे और प्रत्येक बस बार पर लगाकर देखेंगे कि किसी पे सप्लाई तो नहीं है। और यदि कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर सप्लाई नहीं है, उसके बाद हमें इसे अर्थ करना होता है। अर्थ करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अर्थिंग रोड का यूज किया है। इस अर्थिंग रोड में एक वायर जुड़ा हुआ होता है, इस वायर का दूसरा सिरा हम अर्थ के साथ जोड़ देते हैं और इस अर्थिंग रोड का जो सिरा आप देख रहे हैं उस सिरे को प्रत्येक बस बार पर लगाएंगे और प्रत्येक बस बार के अंदर जो भी लीकेज करंट है और जो भी स्टैटिक करंट है उसको भी हम डिस्चार्ज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ एक बस बार होती है, उस बस बार के द्वारा हमारे सारे ब्रेकर इंटरकनेक्टेड रहते हैं। आगे की तरफ कंट्रोल वाली बस बार होती है और पीछे की तरफ पावर वाली बस बार होती है, तो इनके ढक्कन को भी हम खोल लेंगे। अब सबसे पहले हमें इस पूरे पैनल की क्लीनिंग करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इस तरह के ब्लोअर का यूज करते हैं, एयर वाले ब्लोअर का। इस एयर वाले ब्लोअर से ही हम इसकी पूरी क्लीनिंग करते हैं। काफ़ी जगह पर मैंने देखा है कि लोग कंप्रेस्ड एयर का भी यूज करते हैं। तो दोस्तों कंप्रेस्ड एयर का यूज नहीं करना चाहिए। कंप्रेस्ड एयर के अंदर पानी भी आता है, तो पानी यदि आपके बस बार पे चला जाएगा या फिर किसी अदर इक्विपमेंट में चला जाएगा तो उससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है। तो आप कंप्रेस्ड एयर का यूज कभी भी ना करें, आप इस तरह के एयर ब्लोअर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी पैनल्स आपको दिख रहे हैं और पैनल के अंदर जो ब्रेकर्स दिख रहे हैं उनकी हम क्लीनिंग करेंगे। ब्रेकर्स के नीचे की तरफ जो आपको कंट्रोल वायरिंग दिख रही है उसकी पूरी क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर कंट्रोल वाली बस बार दिख रही है उसकी क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद पीछे की तरफ हम आ जाएंगे। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पैनल्स की पावर वायरिंग है और पावर वायरिंग के साथ साथ बस बार भी है, तो इसकी भी हम पूरी क्लीनिंग करेंगे। ये सारी क्लीनिंग्स होने के बाद हमें टाइटनेस पे ध्यान देना है। यहाँ पर जो आपको एयर सर्किट ब्रेकर दिख रहे हैं, इन एयर सर्किट ब्रेकर को बाहर निकालकर हम इनको बाहर की तरफ ही ऑन और ऑफ करके देखेंगे और इन ब्रेकर्स का जो फ्रंट वाला डोर है उसको खोलेंगे। खोलने के बाद अंदर जहाँ पर भी लुब्रिकेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर भी क्लीनिंग्स की रिक्वायरमेंट है और जहाँ पर भी ग्रीसिंग की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इस ब्रेकर के ऊपर की तरफ आर्किंग शूट होता है और उसके अंदर कॉन्टेक्ट होते हैं, तो आर्किंग शूट को निकालकर साफ करेंगे और इसके अंदर की तरफ जो कॉन्टेक्ट हैं, जो फिक्स्ड और मूविंग वाले कॉन्टेक्ट हैं, उनको भी हम क्लीन करेंगे। इसके बाद ब्रेकर के अंदर जो कॉन्टेक्ट हैं उसका भी हमें इंप्रेशन लेना होता है और इंप्रेशन लेकर देखना होता है कि ब्रेकर के जो कॉन्टेक्ट हैं वो प्रॉपर तरीके से मेक और ब्रेक हो रहे हैं या फिर नहीं। यदि मेक ब्रेक प्रॉपर नहीं हो रहे हैं तो हमें ब्रेकर के अंदर जो कॉन्टेक्ट हैं उन्हें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकर के कॉन्टेक्ट प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इस ब्रेकर को चेंज नहीं करेंगे। इसी तरीके से जितने भी ब्रेकर्स हैं उन सभी ब्रेकर का इसी तरीके से मेंटेनेंस किया जाएगा। उसके साथ ही ब्रेकर्स के अंदर जो कॉइल है, कॉइल के ऊपर जो वायर लगे हैं उस वायर की टाइटनेस भी हम चेक करेंगे और उसके अंदर जो लग लगे हैं, लग को भी थोड़ा सा खींच खींच के देखेंगे कि कहीं वो लग लूज तो नहीं हो गए हैं या फिर वायर लूज तो नहीं है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें सही है, तो इसका वापस से ढक्कन लगाकर टाइटनेस कर देंगे।
अब इस ब्रेकर के ऊपर जो कंट्रोल्स वायरिंग है, इस कंट्रोल वायरिंग को भी हम चेक कर लेंगे कि ये कंट्रोल वायरिंग प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, और यदि इसमें कोई लूजनेस दिखती है तो उसे भी हम सही करेंगे। इन ब्रेकर के पीछे की तरफ जो कॉन्टेक्ट्स हैं, उन कॉन्टेक्ट को भी हम चेक कर लेंगे। ब्रेकर के ऊपर जो कॉन्टेक्ट्स हैं, उस कॉन्टेक्ट पे हमें थोड़ा सा ग्रीस लगाने की जरूरत रहती है, तो यहाँ पर हम ग्रीस लगाकर इस ब्रेकर को वापस से इस पैनल में डाल देंगे। अब इस ब्रेकर के नीचे वाला जो कंट्रोल पैनल है, इस कंट्रोल पैनल के अंदर भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट लगे हैं, जैसा कि एमसीबी, रिले, कॉन्टेक्टर, फ्यूज। इन सब को भी हम चेक कर लेंगे और सभी के अंदर टाइटनेस चेक कर लेंगे। और यहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रेक्टर्स लगे हैं, इन कॉन्ट्रेक्टर को हम कॉन्टैक्ट क्लीनर से साफ कर लेंगे। जैसा कि मार्केट में दो तरह के कॉन्टैक्ट क्लीनर आते हैं। एक कॉन्टैक्ट क्लीनर होता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है, और दूसरा जो होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में यूज करते हैं और कुछ देर बाद वह लुब्रिकेशन उड़ जाता है। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाला लुब्रिकेशन ही रिले को साफ करने के लिए, कॉन्टैक्टर को साफ करने के लिए यूज करना चाहिए। इसके बाद आती है कंट्रोल बस। यहाँ पर ऊपर की तरफ जो कंट्रोल बस है, इसके अंदर एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई अदर पैनल से आती है। तो यहाँ पर जितने भी कनेक्शंस हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, सभी को टाइटनेस हमें चेक करनी होती है। उसके साथ ही इस बस बार के अंदर जो इनकमिंग सप्लाई है, उसकी भी टाइटनेस हमें चेक करनी होती है। तो यहाँ पर जो बस बार है, उसकी टाइटनेस हमने चेक कर ली है, और चेक करने के बाद हमने इसकी क्लीनिंग कर ली है। अब इस पैनल के पीछे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी केबल्स जुड़ी हुई है, उसके साथ ही सीटी और पीटी वाले वायर भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो करंट ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इन करंट ट्रांसफार्मर को भी हम क्लीन कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो कनेक्शंस हैं, उन कनेक्शंस की भी टाइटनेस हम चेक करेंगे। उसके साथ ही जो पावर्स वाली केबल है, उन केबल्स की भी टाइटनेस हम चेक करेंगे। उसकी टाइटनेस चेक करने के लिए हम टॉर्क रिंच का यूज करेंगे, और हम टॉर्क रिंच से ही इनको टाइट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ भी कुछ कंट्रोल्स वायरिंग है। इन कंट्रोल्स वायरिंग को भी हम अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद टाइटनेस करेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, इस पैनल के ऊपर की तरफ बस बार है। उस बस बार के अंदर भी बहुत सारे नट बोल्ट्स लगे होते हैं, तो उस बस बार की टाइटनेस भी हमें चेक करनी होती है। तो बस बार की टाइटनेस चेक करने के लिए भी हम टॉर्क रिंच का यूज करेंगे। ये सारी स्टेप्स फॉलो होने के बाद हमें मेजर करना होता है। जैसा कि इस पैनल के अंदर बहुत सारी मोटर्स वाले पैनल भी जुड़े हुए हैं, तो जितने भी मोटर्स वाले पैनल हैं, तो उसका हमें आईआर वैल्यू और रेजिस्टेंस नोट कर लेना चाहिए। इस तरीके से इस पूरे पैनल्स का हम मेंटेनेंस कर लेंगे। मेंटेनेंस करने के बाद हमें इनकमर से इस पूरे पैनल्स का मेजर कर लेना चाहिए। जैसा कि पैनल की जो आईआर वैल्यू है, उसे हम फेस टू फेस भी चेक करेंगे और फेस टू अर्थ भी चेक करेंगे। ये वैल्यू आप यदि पैनल बंद करने से पहले ले लेंगे, तो आपके लिए एक रेफरेंस हो जाएगा कि पहले क्या वैल्यू थी और बाद में क्या वैल्यू आ गई है। तो आप पहले भी इसकी वैल्यू ले लीजिए, और मेंटेनेंस करने के बाद भी इसको चेक करके वैल्यू को नोट कर लीजिए। जैसा कि यदि सब कुछ सही है तो फेस टू फेस वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। उसके साथ ही जो फेस टू अर्थ है, वह भी इनफाइनाइट आनी चाहिए। इनफाइनाइट नहीं आके यदि वैल्यू डिजायर्ड रेंज के अंदर आती है, तो भी हम उसे सही मानते हैं। इस तरीके से हमें पूरे पैनल का मेंटेनेंस करना चाहिए। मेंटेनेंस करने के बाद जिस तरीके से हमने पैनल को ओपन किया था, उसी तरीके से सारे ढक्कन्स को क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हमने जिन जिन एयर सर्किट ब्रेकर्स को बंद किए थे, उन एयर सर्किट ब्रेकर्स को वापस से हम रेकिन कर लेंगे। रेकिन करने के बाद हम कंट्रोल सप्लाई को ऑन करेंगे। कंट्रोल सप्लाई को ऑन करने के बाद ब्रेकर को फिर से ऑन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इनकमर पैनल अभी चालू नहीं करना है। सबसे पहले हमें इनकमर पैनल जहाँ से हमारी इनकमिंग सप्लाई आ रही है, उसे हमें ऑन करना होगा। वहाँ से यदि ऑन हो जाता है, उसके बाद हमें इस पैनल से इनकमर को ऑन करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि किसी भी पैनल का मेंटेनेंस करते वक्त हमें किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, किस तरीके से मेंटेनेंस करना होता है, और सावधानियां क्या क्या रखनी होती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।